हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने बात करेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर जो है वो वैसे तो पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम वाले के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर से भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अपने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है अलग ही, इसको मैं प्लेलिस्ट जो है अपनी पाचन तंत्र वाली उसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में और वसा के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि प्रोटीन जो है वो क्या होती है। ठीक है, कितनी इसकी एनर्जी जो है एनर्जी फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है और क्या इसका जो है वो स्रोत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बॉडी के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्रोटीन जो होती है वो किसका बहुलक होती है। अमीनो एसिड का बहुलक होती है। किसका होती है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बोले तो अमीनो अम्ल। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जो होता है उसका क्या होती है? उसका बहुलक होती है। उसका बहुलक होती है। ठीक है, प्रोटीन क्या होती है? अमीनो एसिड का बहुलक होती है। अब अमीनो एसिड का बहुलक होने के साथ साथ में इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर कौन से बंध पाए जाते हैं? पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। पेप्टाइड बंध। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके अंदर कौन सा तत्व, ठीक है, मिनरल जो है वो कौन सा पाया जाता है? तो पेप्टाइड बंध को बनाए रखने के लिए इसके अंदर पाया जाता है सल्फर बंध। कौन सा बंध पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है, या सीधे ध्यान रख लेना सल्फर। इसके अंदर क्या उपस्थित होती है? सल्फर पाई जाती है। यानी पेप्टाइड बंध बनाने के लिए क्या जरूरी है? सल्फर। यानी कुछ मात्रा के अंदर प्रोटीन के अंदर क्या पाई जाती है? सल्फर भी पाई जाती है और नाइट्रोजन भी पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का भी ध्यान रखोगे। उसके बाद में ध्यान करते हैं इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन भी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन पाई जाती है और ये क्या करती है? उत्तकों की मरम्मत करती है। ठीक है, अपने अंदर कोशिका का ईंधन के रूप में काम करती है। ठीक है, और मैंने बताया है कि अपने बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसी प्रकार से कोशिकांग पाए जाते हैं केंद्र की अंतःप्रद्रव्य जालिका पर, तो उनको अपने क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम के अंदर क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। राइबोसोम क्या बनाते हैं बॉडी के अंदर? तो राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है साहब, राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। पहली बात ध्यान में बताना चाहिए, अमीनो एसिड का बहुलक होती है। यानी जितने भी अमीनो अम्ल है दुनिया के अंदर, बहुत सारे अमीनो अम्ल है, जिसमें से अपनी बॉडी के लिए जो है वो 20 अमीनो अम्ल माने जाते हैं कि क्रिया विधियों के अंदर काम में आते हैं, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल जो है वो अपनी शरीर जो है वो खुद के द्वारा निर्मित कर लेता है, जितने भी अपने फूड मटेरियल खाते हैं उनसे, लेकिन 10 की लेने की जरूरत पड़ती है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हो जाएंगे? आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आवश्यक अमीनो अम्ल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएंगे। यानी आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, कई बुक्स के अंदर 8 भी बताते हैं, कईयों के अंदर 9 बताते हैं, लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल 20 माने जाते हैं क्रियाविधियों के लिए, लेकिन 20 में से 10 का निर्माण तो कहाँ पे होता है? बॉडी के अंदर होता है, जबकि 10 जो है वो अपने को बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं अमीनो अम्लों के बहुत सारे अणु, ठीक है, बहुलक का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत सारे और लक का मतलब होता है 1 लाख इकाइयाँ। यानी बहुत सारी, जैसे मान लो ये अमीनो अम्ल के अणु हैं, ये बहुत सारे अमीनो अम्ल के अणु हैं और इन बहुत सारे अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। यानी बहुत सारे अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। और बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इसके अंदर लगभग 16% नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के अंदर पाई जाती है। कितने % पाई जाती है? 16% नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के अंदर पाई जाती है। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत मान कितना है? तो 16%। ठीक है, और बहुत सारे अमीनो अम्लों को, छोटे छोटे अमीनो अम्लों को जोड़ दिया जाए तो प्रोटीन बनती है। और इन्हीं प्रोटीन को जोड़ दिया जाए, इन्हीं प्रोटीन का बहुलक क्या कहलाता है? इन्हीं प्रोटीन का बहुलक कहलाते हैं एंजाइम। क्या कहलाते हैं? एंजाइम। मैंने आपको एंजाइम पढ़ाए थे ग्रंथियों वाले चैप्टर के अंदर। जिसने क्लास नहीं लगाई है, प्ले लिस्ट के अंदर हार्मोन ग्रंथियों की क्लास है, तो उसके अंदर मैंने एंजाइम के बारे में भी बताया था। और वहाँ पे क्या बताया था कि सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तृतीयक प्रकार के प्रोटीन के टाइप अलग अलग हैं, उसमें से तृतीयक प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं। यानी सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, किसको छोड़कर? राइबोजाइम को छोड़कर। राइबोजाइम इसमें एक अपवाद है। ठीक है, कौन सा है? राइबोजाइम।
राइबोजाइम एंजाइम को छोड़कर बाकी सारे एंजाइम जो है वो कहाँ पर किन से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। लेकिन राइबोजाइम एंजाइम अकेला एक एंजाइम है जो किससे मिलकर बना है, आरएनए से, और आरएनए भी कौन सा है, आरआरएनए है, आरआरएनए है, ठीक है। राइबोजाइम दुनिया का एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो क्या है, नॉन प्रोटीन एंजाइम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती, ठीक है। सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, लेकिन एक अपवाद ध्यान में रखना, राइबोजाइम एंजाइम जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ओनली फॉर आरएनए पाया जाता है, और आरएनए का भी कौन सा प्रकार, आरआरएनए पाया जाता है, ये बात होगी, ठीक है। उसके बाद में अमीनो एसिड का बहुलक है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, अमीनो एसिड के बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं तो बनती है प्रोटीन, जब प्रोटीन के बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं तो बनता है एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम जो होता है वो अपने अंदर अपनी अभिक्रियाओं को, अपने जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शनें चल रही हैं उन मेटाबॉलिज्म रिएक्शनों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये अपना क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद में बात करते हैं ऊर्जा कितनी मिलती है प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन खाते हैं तो उससे ऊर्जा कितनी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, ठीक है। कितनी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, वह वसा से कम मिलती है, वह वसा से कम मिलती है, ठीक है। इनके बारे में मैंने पहले भी बताया है लेकिन फिर बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा, प्रोटीन देगा, लेकिन किससे कम देगा, वसा से देगा। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रति ग्राम की अगर बात करें तो 4.8 किलो कैलोरी, ठीक है, kcal, लगभग इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है कौन, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देता है, वसा से कम ऊर्जा देता है। किलो प्रति ग्राम में किलो कैलोरी की बात करें तो 4.8 के लगभग किलो कैलोरी जो है वो ऊर्जा देता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं पाचन की, कि इसका पाचन जो है वो कब होता है, तो इसका पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट के बाद और वसा से पहले। पाचन की बात करें कि शरीर के अंदर पाचन कब होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पाचन। इसका पाचन कब होगा, इसका पाचन कब होगा, कार्बोहाइड्रेट से पहले, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये पूरा लिख दें, कार्बोहाइड्रेट से पहले, कार्बोहाइड्रेट से पहले होगा, और वसा के, कार्बोहाइड्रेट के बाद, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के बाद होगा, ठीक है, और वसा से पहले, वसा से पहले। यानी अगर आप लोगों ने वसा भी खाई है, कार्बोहाइड्रेट भी खाई है और प्रोटीन भी खाई है, तो सबसे पहले जो पाचन होगा बॉडी के अंदर वो किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, उसके बाद में किसका होगा, प्रोटीन का होगा, और उसके बाद में किसका होगा, वसा का होगा। तो ये प्रोटीन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि प्रोटीन किसका बहुलक है, प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है, ठीक है। पेप्टाइड बंध इनके अंदर पाए जाते हैं, सल्फर पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन इनके अंदर पाया जाता है 16%, ठीक है। राइबोसोम बॉडी के अंदर इसका निर्माण करता है। आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है, जबकि 10 भी आवश्यक 20 हैं, 20 के 20 आवश्यक होते हैं, लेकिन अपने आवश्यक उसको मानते हैं जो बॉडी से बाहर से लिए जाएं, ठीक है। तो 10 अपनी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, 10 बाहर से लेते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, आवश्यक बोल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होती है उससे ज़्यादा ऊर्जा देगा, कार्बोहाइड्रेट से क्या देगा, ऊर्जा जो है वो ज़्यादा देगा, ठीक है, और वसा से कम ऊर्जा देगा, ठीक है। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 4.8 किलो प्रति ग्राम के अंदर आ जाएगी, किलो कैलोरी प्रति ग्राम के अंदर आ जाएगी। ये होगी प्रोटीन की बातें। अब सर क्या खाएं कि हमारे को क्या मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत को मैं यहाँ पे अलग से साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब सर क्या खाएं कि इसके स्रोत जो है हमारे को मिल जाए, हमारे को प्रोटीन मिल जाए, तो अपने स्रोत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके सोर्सेज जो है वो क्या है, इसके सोर्सेज के लिए आप क्या खा सकते हो, सबसे अच्छा जो इसका सोर्सेज है वो है पनीर, ठीक है। पनीर के अंदर अच्छा खासा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। पनीर के बाद में सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन के अंदर अच्छी प्रोटीन होती है। जितनी भी दालें हैं, ठीक है, दालों के अंदर, दालों में, ठीक है, दालों में क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अंडे के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, अंडा जो होता है मुर्गी का, उसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और किसके अंदर पाई जाती है, दूध के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत हैं। प्रोटीन जो होती है वो सभी फूड मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मात्राओं में पाई जाती है, लेकिन अपने देख रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी, तो जैसे पनीर हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, जितनी भी दालें होगी, चने की दाल होगी, मूंग की दाल होगी, ठीक है, मोठ की दाल होगी, इन सभी के अंदर क्या मिलता है, जितनी भी दाल वर्गीय पादप हैं लेग्यूमिनेसी कुल के, उन सभी के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो आई होप सो प्रोटीन के बारे में बढ़िया से समझ में आया होगा। इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में अपने बात करेंगे किसकी, उसके बाद में अपने बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बॉडी के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और क्या क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। रफ कर रहा हूँ इसको।
अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट का क्या योगदान है बॉडी के अंदर और कार्बोहाइड्रेट के क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है। ये पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, इसके आगे कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो मेन इसके लिए आगे जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या अपने क्या बोल सकते हैं, कीटोन। ठीक है, कुछ उत्पाद जो होते हैं वो कीटोन भी रखते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड जो रसायन विज्ञान साइंस से जुड़े हुए हैं वो उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप की जो मात्रा होती है या सूत्र फॉर्मूला होता है वो होता है CHO, और इसी को अपने अलग अलग कर दे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा। ये हो गया कार्बन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये O से क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो कंबाइंड जो है सूत्र है, जो फॉर्मूला है CHO, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। लेकिन इसी को अपने खोल ले तो ये क्या है, कार्बन हो गया इसका, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, अपनी ऑक्सीजन होगी। यानी ऑब्वियस सी बात है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन भी पाई जाती है, हाइड्रोजन भी पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एल्डिहाइड समूह से मिलकर बनता है, और इसका मिश्रण क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, और इसके अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अणु पाए जाते हैं। तो इसके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण है। तो अपने ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। कौन है कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स के अणु छोटे हैं तो उनके अकॉर्डिंग इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अगर मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट जो है उनके अणु बड़े हैं, ठीक है, कईयों के अणु छोटे हैं और कईयों के अणु जो है वो मीडियम टाइप के हैं। तो पहले अपने देखेंगे सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, 3 प्रकार के। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है वो है मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब सर मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड को बोलते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट। इनको क्या बोलते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट। ये सरल कार्बोहाइड्रेट है। अब सरल कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या आता है, जैसे मान लें अपने बात कर लें कि डाइजेशन के बाद में जैसे ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज क्या है, वो एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लूकोज भी क्या है, सरल कार्बोहाइड्रेट है। पेंटोज हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से हेक्सोज हो गया। तो ये सारी जो शर्कराएं हैं वो कैसी हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट है। सरल का मतलब ये होगा कि इनका पाचन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ओबेसी, अगर मान लो अपने ग्लूकोज खा रहे हैं, अपने को पता है कि अपने खाना खाएंगे तो अपनी बॉडी के अंदर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अगर वही अपने ग्लूकोज खाएं तो बॉडी को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, जो अपनी काम की चीज़ें हैं वो अपने को मिल जाएगी। तो सरल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो ध्यान में रखना है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन आता है, इसके अंदर आता है ग्लूकोज आता है। इसके अंदर क्या आता है, ग्लूकोज सरल कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसेकेराइड का प्रकार है। उसके बाद में पेंटोज आता है, कौन आता है, पेंटोज, पेंटोज आता है। उसके बाद में हेक्सोज आता है, कौन आता है, हेक्सोज। तो ये जो शर्कराएं होती है, 3 प्रकार की शर्कराएं, ये किसके अंदर आती है, मोनोसेकेराइड के अंदर आती है। और पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है, तो ग्लूकोज, पेंटोज, हेक्सोज, इनमें से कोई एक दे रखा होगा, या पूछ लेगा निम्न में से कौन सी मोनोसेकेराइड शर्करा है। और जितनी भी शर्कराएं होती है वो किसके अंदर आती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती है। क्लियर है। तो मोनोसेकेराइड का पहला प्रकार देखा कार्बोहाइड्रेट का, ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ग्लूकोज, पेंटोज और हेक्सोज इसके 3 जो है वो फेमस एग्जाम्पल है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार देखते हैं, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड, यह है ओलिगोसेकेराइड। अब सर ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के अणु, जैसे मैंने बात की मोनो के अंदर क्या है, ग्लूकोज है,
पेंटोज है, हेक्सोज है। ये वो शर्कराएं हैं जो अपने पाचन के बाद में, जो फूड मटेरियल खाने के बाद में, उसका पाचन होने के बाद में लास्ट उत्पाद बनता है। और अपने को पता है, अपने कुछ भी खाते हैं ग्लूकोज बनता है। तो ये तो शर्कराएं सरल शर्कराएं हैं, यानी बनी हुई शर्कराएं हैं। लेकिन अभी अपने देख रहे हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या होता है कि अगर 2 से 10 की बात करें, 2 से 10 अणु, या अपने बात करें 2 से 10 मोनोसेकेराइड, 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। यानी ये मोनोसेकेराइड अणु, मान लो 2 से 10 ग्लूकोज के अणु जुड़ जाएं तो कौन सी शर्करा बनाएगा? ओलिगोसेकेराइड बनाएगा। 2 से 10 पेंटोज शर्करा जुड़ जाए तो कौन सी बनाएगा? ओलिगोसेकेराइड। हेक्सोज 2 से 10 जुड़ जाए तो क्या बनाएगा? ओलिगोसेकेराइड बनाएगा। कहने का मतलब हो गया कि जो मोनोसेकेराइड शर्कराएं होती है, जो मोनोसेकेराइड शर्कराएं होती हैं, उनके अणु या वो 2 से 10 के अंदर क्वांटिटी के अंदर अगर आपस में जुड़ जाए तो वो शर्कराएं क्या बन जाती है? ओलिगोसेकेराइड बन जाती है। आपको ध्यान में रखना है इनके एग्जाम्पल। तो ओलिगोसेकेराइड के अंदर आता है, एक तो सुक्रोज आता है। कौन आता है? सुक्रोज आता है। आप जानते हो सुक्रोज के बारे में? सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, माल्टोज। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और क्या हो गया? लैक्टोज हो गया। ठीक है। अब आपने सुना होगा लैक्टोज शर्करा जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा कहाँ पे पाई जाती है? दूध के अंदर पाई जाती है। माल्टोज माल्टे वर्ग के प्राणी फलों के अंदर वगैरह, सुक्रोज भी फलों के अंदर पाई जाती है। तो लैक्टोज जो शर्करा है, ठीक है, लैक्टोज शर्करा है, वो उसको दुग्ध शर्करा बोलते हैं। ये दूध की शर्करा है। बाकी जैसे ही मैं ये कंप्लीट करवाऊंगा उसके बाद में शर्कराएं जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो लैक्टोज क्या है? दुग्ध शर्करा है। तो किसके अंदर आती है? आपसे पूछा जा सकता है दुग्ध शर्करा जो होती है वो कौन सी शर्करा है? ओलिगोसेकेराइड शर्करा है। ठीक है, ध्यान रख लेना। दिखाई दे रहा है क्या नीचे तक? हाँ, यानी एक और आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? कौन सा हो गया? मोनोसेकेराइड हो गया, ओलिगोसेकेराइड हो गया। यहाँ पे मैं तीसरा लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस की दिक्कत है। तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ये है पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड इसका तीसरा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट के टाइप का। अब ये क्या होते हैं? इसके अंदर तो क्या जुड़े? मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणु जुड़े, यानी इस प्रकार के 2 से 10 अणु जुड़ जाए तो क्या बनेगी? ओलिगोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के 10 से 1000 अणु अगर जुड़ जाए, ठीक है, मोनोसेकेराइड के 10 से 1000 अणु जुड़ जाए तो वो क्या बनाएंगे? किसके अणु जुड़ जाए? मोनो के। यानी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, मोनोसेकेराइड के 10 से 1000 अणु अगर जुड़ जाते हैं तो वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? पोली। और पोली का मतलब जब भी लग जाए पोली वर्ड, तो पोली का मतलब होता है बहुत सारे अणु। ठीक है। सेकेराइड यानी मोनोसेकेराइड शर्कराएं, और पोली का मतलब होता है बहुत सारे अणु। ठीक है, मैंने अभी बोला ना पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी इसके अंदर H ग्रुप जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी खूब सारे हैं। तो पोली का मतलब होता है बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो जाता है, बहुत सारे अणु जो है आपस में जुड़ते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड है, इसके अंदर 10 से 1000 अणु तक जुड़ जाएं तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। इसके अंदर क्या क्या आएगा? उदाहरण देख लेना। इसके अंदर आती है स्टार्च। ठीक है, इसके अंदर क्या आती है? स्टार्च आती है। स्टार्च के साथ में इसके अंदर आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, और आपको पता है सेल्यूलोज पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है। और इसके अंदर आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? ग्लाइकोजन आता है। और इसके अंदर क्या आता है? काइटिन आता है। इसके अंदर क्या आता है? काइटिन आता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो मैं वापस थोड़ा सा समझा देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं या कीटोन ग्रुप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होते हैं उनको सरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उनके अंदर क्या ध्यान रखना है? ग्लूकोज, पेंटोज, हेक्सोज ध्यान में रखना है। उसके बाद में बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड कैसे बनते हैं। तो मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणु आपस में जुड़ जाए तो ये बना लेते हैं क्या? ओलिगोसेकेराइड। जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है, यानी सुक्रोज के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के अणु बन सकते हैं, सुक्रोज से बहुत सारे पेंटोज के अणु बन सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत सारी ग्लूकोज इकट्ठी हो जाए तो क्या बना देगी? सुक्रोज बना देगी, माल्टोज बना देगी, लैक्टोज बना देगी। अणु कितने होने चाहिए? 2 से 10 होने चाहिए। अगर बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड के अंदर मोनोसेकेराइड के कितने अणु होंगे? 10 से 1000 अणु होंगे। और उसके अंदर उदाहरण ध्यान में रखना है कि ये सबसे जटिल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। देख लो, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और काइटिन हो गया। स्टार्च मैंने बहुत बार बताया है कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एक ही प्रकार की चीजें हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च ही है एक प्रकार का। यानी ग्लूकोज के अदर के बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं तो स्टार्च बनती है, जिसको अपने खाते हैं। स्टार्च खाते हैं, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, उनके अंदर क्या है? स्टार्च है, तो वो खाते हैं। उसके बाद में अपने पाचन होता है, उसके बाद में इनसे ग्लूकोज बनाई जाती है। ठीक है, मोनोसेकेराइड शर्कराएं। उसके बाद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति यानी पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है।
ग्लाइकोजन मैंने लीवर ग्रंथि पढ़ाई थी, यकृत ग्रंथि मैंने बताया था कि अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज अगर ज़्यादा मात्रा में बन जाए और ज़्यादा मात्रा में बनने के बाद में क्या होता है कि अपना लीवर जो होता है उस ग्लूकोज को अपने अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण कर लेता है और जंतुओं के अंदर संग्रहित भोजन क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन कहलाता है। और पादपों के अंदर संग्रहित भोजन क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं काइटिन की। काइटिन जो होता है काइटिन जो होता है वो कीटों में पाया जाता है। कीटों की कोशिका भित्ति देखिए, आपने कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच के ऊपर टाइट आवरण होता है ना बाहर का, ठीक है, कीट के बाहर का आवरण यानी कीटों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये मैंने बात बता दी। इसके बारे में थोड़ा सा भित्ति जब मैं सेल पढ़ाऊंगा तो उनके बारे में पूरी बात करेंगे। अभी एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो भी और पॉइंट बचते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो भी पॉइंट बचते हैं उनको देख लेते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब स्रोत तो पता चल गया ना, आलू हो गया, चावल हो गया, जो अपने गेहूं का आटा खाते हैं उसी के अंदर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। और मान लो बाजरा खा रहे हो, आप ज्वार की रोटी खा रहे हो, ठीक है, तो जितना भी अन्न अपने खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ज़्यादा पाई जाती है। और जितने भी अपने क्या खा रहे हैं, दालें वगैरह खा रहे हैं, उसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात रहेगी ऊर्जा के बारे में करने की, तो ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट किससे कम देगा, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा देगा प्रोटीन से कम, यानी प्रोटीन इससे ज़्यादा दे रहा था। या अपने बात कर सकते हैं कि ऊर्जा सबसे कम देता है। ऊर्जा क्या देता है, सबसे कम देता है। ठीक है, ये ऊर्जा सबसे कम देता है। ठीक है, और बात करें पाचन की, तो पाचन इसका सबसे तेजी से होता है। पाचन जो है सबसे तेज होता है, सबसे पहले होगा। ऊर्जा कम देता है लेकिन पाचन सबसे तेज होता है। अब कितनी ऊर्जा देता है, इसके अंदर रेशो रहता है 4.4 के लगभग का। ठीक है, केजी कैलोरी सेल। ठीक है, किलो कैलोरी सेल, ठीक है, प्रति ग्राम किलो कैलोरी सेल हो जाएगा। तो ऊर्जा सबसे कम देता है। पाचन की बात करें तो पाचन सबसे तेज होता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। और अभी अपने जो रह गया है वो कौन सा है, वसा रह गई, तो वसा की बात कर लेते हैं। ठीक है, वसा की बात कर लेते हैं। अब वसा को देखेंगे, वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत तो आपको पता है ना, बाजरा, मक्का, ज्वार, जितने भी अपने खाते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल, गेहूं हो गया, इन सभी के अंदर, आलू हो गया, चावल हो गया, इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च पाई जाती है। अब बात करते हैं वसा, और इसी को अपने क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वसा को क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। जैसे मान लो तेलीय पदार्थ हो गए, उन सभी के अंदर ये क्या आती है, वसा ही आती है। ठीक है, तो अभी अपने इसकी बात करेंगे डिटेल से। वसा जो होती है वो वसीय अम्लों के बहुलक होते हैं। वसा क्या होती है, वसीय अम्लों की क्या होती है, बहुलक होती है, बहुलक। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एस्टर बंध पाया जाता है। वसा के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, वसा के अंदर एस्टर बंध पाया जाता है। जैसे प्रोटीन के अंदर सल्फर बंध, पेप्टाइड बंध था, इसके अंदर कौन सा है, एस्टर बंध पाया जाता है। ठीक है, वसा के अंदर एस्टर बंध पाया जाता है, वसीय अम्लों का बहुलक होती है। अगर बात करें वसा, वसा क्या है, घी, तेल, जितने भी चिकने पदार्थ हैं, तेलीय पदार्थ हैं। ठीक है, तो वसा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संतृप्त, एक तो होती है संतृप्त वसा। वसा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है संतृप्त वसा। ठीक है, अब संतृप्त वसा जो होती है वो कैसी होती है, वो कुछ नुकसानदायक होती है, कुछ बोले तो बहुत नुकसानदायक होती है अपने लिए। ठीक है, ये क्या करती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल स्तर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाती है, यानी अपने अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल हानिकारक प्रकार का है, जिससे अपने को हार्ट अटैक, नब्ज ब्लॉक होना, इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, इस प्रकार के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कौन बढ़ाती है, संतृप्त वसा। अब संतृप्त वसा क्या होती है, ऐसी वसाएं जो क्या होती है, जम जाती है। जैसे मैं बात करूं, शुद्ध घी हो गया, वनस्पति घी हो गया, अरे गगन डाल्टा घी जिसको आप बोलते हो, खरीद के लेके आते हो बाजार से, उसको क्या होती है, वो जम जाता है, सर्दी लगती है, वो क्या होता है, जम जाता है। तो वो सभी किसके अंदर आते हैं, संतृप्त के अंदर आते हैं। आपको उदाहरण ध्यान में रखने। ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा कौन सा, वनस्पति घी, वनस्पति घी हो गया, शुद्ध घी हो गया। ठीक है, वनस्पति घी, शुद्ध घी, और कौन सा हो गया, मक्खन हो गया। ठीक है, मक्खन भी किसके अंदर आता है,
मक्खन भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद में कौन सा हो गया, डालडा घी या वनस्पति घी इसी के अंदर आता है, शुद्ध घी एक ही बात है, ठीक है। तो ये सभी जो चिकने पदार्थ हैं जो जम जाते हैं, नारियल का तेल हो गया, ये भी किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा, नारियल तेल, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे संतृप्त वसा के। अभी मैं वापस आपको बता रहा हूँ, अगला पार्ट जो है आपको समझ में आएगा थोड़ा सा है। तो अगला जो है दूसरा प्रकार वसा का वो कौन सा है, असंतृप्त है, असंतृप्त वसा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है, असंतृप्त वसा कहलाती है। अब असंतृप्त वसा कैसी होती है, ये क्या करती है, HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करती है, बढ़ाती है, जो अपने लिए नुकसानदायक तो है लेकिन कम नुकसानदायक है, कम नुकसान, ये अपने को कम नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसके अंदर उदाहरण देखो, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर उदाहरण क्या क्या आएंगे, सूरजमुखी का तेल हो गया, सूर्यमुखी, ठीक है, सूर्यमुखी तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सरसों तेल, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, सभी तेल आएंगे इसके अंदर। सरसों हो गया, तिल का तेल हो गया, ठीक है, जैतून का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया। उसके बाद में और कौन से तेल है, सोयाबीन का तेल हो गया, सोयाबीन, मूंगफली का तेल हो गया, मूंगफली, और कौन कौन से तेल है, यानी जितने भी तेल हैं वो सभी के सभी किसके आते हैं, असंतृप्त के अंदर आते हैं। अब सर संतृप्त और असंतृप्त के अंदर अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो समझा दो, ठीक है, वो समझो। संतृप्त का मतलब होता है ऐसे चिकने पदार्थ या ऐसे तेलीय पदार्थ जो जम जाते हैं सर्दी पर, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, अपने को हार्ट अटैक करवाते हैं, अपने लिए नुकसानदायक है, ठीक है। जैसे बात करें संतृप्त के अंदर, वनस्पति घी या डालडा घी खाएंगे तो अपने, ठीक है, अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, और आपको पता है डालडा घी हो गया, ये सब अपने लिए हानिकारक है। अगर अपने शुद्ध घी खा रहे हैं वो भी अपने लिए हानिकारक है, क्योंकि ये भी जमता है। लेकिन देखो असंतृप्त वसा है वो क्या है, जमती नहीं है। जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया, जितनी मर्जी सर्दी के अंदर रख देना नहीं जमेगा। सरसों का तेल जितना मर्जी फ्रिज के अंदर रख देना नहीं जमेगा। जैतून का तेल रख देना, तिल का तेल रख देना, सोयाबीन रख देना, मूंगफली रख देना, यानी ये जमते नहीं है। ये अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ाते, इतना नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन अपने लिए संतृप्त वसा उपयोगी है या असंतृप्त उपयोगी है, तो अपने लिए सबसे बेटर उपयोगी है वो असंतृप्त वसा उपयोगी है, ठीक है। यानी अगर अपने असंतृप्त वसाएं खा रहे हैं तो वो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक बहुत कम है, ठीक है। तो अपने को सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, ये जो सारे तेल हैं वो खाने चाहिए, इनकी मुकाबले ये कम खाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ाते हैं, ये हार्ट अटैक को ज़्यादा लेके आते हैं। आपको पता है ये जमने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, संतृप्त वसा के अंदर आ जाएगी। जो जमते नहीं हैं वो किसके अंदर आ जाएगी, असंतृप्त वसा के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी अपनी वसाएं होगी। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेते हैं कौन से पॉइंट जो है वसा के अंदर बचे हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बस। प्रोटीन पढ़ा दिया है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया, वसा पढ़ा दी। ध्यान में रखना वसा के एक बार वापस मैं इसको समझा देता हूँ। वसा जो है वो इसी को अपने बोलते हैं लिपिड बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। वसीय अम्लों का बहुलक होती है, एस्टर बंध इनके अंदर पाया जाता है। वसा दो प्रकार की है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वसा जो होती है वो कैसी होती है, वो LDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है, हाई डेंसिटी, ठीक है। ये मान सकते हो कि अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो खतरनाक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल बनाती है। इसके अंदर आएंगे जमने वाले जितने भी घी हैं, जमने वाले जितनी भी वसाएं हैं जो जम जाती है सर्दी के अंदर, वो आएगी। जैसे वनस्पति घी या डालडा घी, शुद्ध घी, मक्खन हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये अपने लिए हानिकारक है सारे पदार्थ, ठीक है। संतृप्त असंतृप्त है, ये अपने को यूज करने चाहिए, ये भी हानिकारक है लेकिन ये बहुत कम हानिकारक है, ठीक है। जैसे सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सूरजमुखी का तेल बिल्कुल नहीं जमता, ठीक है। ये क्वेश्चन BHU 2016 के अंदर पूछा जा चुका है, अदर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि सूरजमुखी का तेल जो होता है वो किन रोगियों के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। तो सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है। सोयाबीन अपने खाते ही हैं, सरसों का तेल भी खाते हैं, तो ये सारे तेल जो है वो अपने लिए हानिकारक कम है, और आपको पता है ये जमते नहीं, ठीक है। तो आई होप सो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सभी को।